नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इससे जुड़े हुए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा क्रैश कोर्स में आपको जो मटेरियल्स दिए थे उसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से 2026 की जो मैट्रिक परीक्षा होगी उसमें आपको यहीं से जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से जितने भी मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं को प्रेरणा परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं। और ये शुभकामनाएं जो है निश्चित रूप से रिजल्ट में तभी प्रभावित होगा, तभी बदलेगा जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का ये क्लास। और हम लोग आज जानते हैं आपके सामाजिक विज्ञान का जो पहला सवाल है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है, बालक ये कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर क्या सवाल है बालक कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है ये किसके द्वारा किया गया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। अब थोड़ा सा हम लोग बिस्मार्क के बारे में बच्चे जान लेते हैं कि आखिर बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क जो था वो जर्मन डाटा में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। याद रखिएगा, ये जो बिस्मार्क है ये जर्मन डाटा में, आपको याद रखना है, पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। ये क्या था, ये जो हमारा है जर्मन डाटा में ये पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। याद रखिएगा, ये जो बिस्मार्क है ये हमारा जर्मन डाटा में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। एक बात और भी हम आपको बता दें कि ये जो बिस्मार्क है ये कहीं का राजा नहीं था, लेकिन ये तलवार के दम पर जो है वो जर्मनी का एकीकरण करना चाहता, जिसके लिए इन्होंने विलियम फर्स्ट से दोस्ती की थी। विलियम फर्स्ट एक राजा था और विलियम फर्स्ट ने अपनी सेना जो था वो बिस्मार्क को दिया था और उस सेना की मदद से बिस्मार्क जो है कुछ हद तक जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सवाल है कि लौह एवं रक्त नीति या रक्त एवं लौह नीति, इसका मतलब होता है कि अपने तलवार के दम पर वे सभी राजाओं को आपस में जीत करके एकत्रित करना चाहता था। तो वो व्यक्ति कौन थे, बिस्मार्क थे। वो व्यक्ति कौन थे, बिस्मार्क थे। चलिए दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। अब देखिए, आपको पता है कि यूरोप में मुख्य रूप से 2 क्रांतियां हुई थी। एक 1848 ईस्वी की क्रांति थी, आपको याद होगा, और एक क्रांति जो थी वो था 1830 ईस्वी की क्रांति। बच्चे याद रखना है कि यूरोप में 2 क्रांतियां हुई थी, एक 1848 की और एक 1830 ईस्वी की। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहला क्रांति हुआ था 1830 ईस्वी में, जिसके तत्कालिक कारण थे वहाँ के राजा चार्ल्स टेन। और दूसरा जो ये क्रांति हुआ था 1848 ईस्वी का, इसका तत्कालिक कारण था वहाँ का राजा लुई फिलिप। ये दोनों भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो याद रखिएगा कि वहां पर पुरातन युग का अंत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि 1815 ईस्वी में मैटरनिक युग शुरू हुआ, और शायद ऐसा होगा कि 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद मैटरनिक युग का पतन हो गया हो। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुरातन युग। क्या हो जाएगा जी, पुरातन युग। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 1917 ईस्वी की, बच्चों क्या कह रहा है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप डिस्कशन कर सकते हैं कि देखिए क्या हुआ, रूस में जो क्रांति हुई थी ये 2 प्रकार की क्रांति हुई थी। एक था रूस की पहली क्रांति और दूसरा है रूस की दूसरी क्रांति। तो पहली क्रांति को बच्चों हम लोग जानते हैं फरवरी क्रांति के नाम से, याद रखिएगा। यानी रूस में कितना क्रांति हुआ था, 2 क्रांति हुआ था। तो यहाँ पर सवाल क्या है, पहली क्रांति। और मैक्सिमम बच्चे को लगता क्या है रूस की क्रांति हुआ, फटाक से अक्टूबर क्रांति को आंसर मार देते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे कि रूस में पहली क्रांति कब हुई, तो याद रखना रूस में पहली क्रांति को हम लोग बोलते हैं फरवरी क्रांति, और रूस की जो दूसरी क्रांति है उसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, या फिर इसका दूसरा नाम जो है बोल्शेविक क्रांति के भी हम लोग नाम से जानते हैं, जिसका कि नेतृत्व करता था लेनिन। क्या जी, आपको बताए थे कि लेनिन ने क्या किया था,
कि केरेंस्की की सरकार को बलपूर्वक गिरा दिया था। पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी या फिर जितने भी सभी सरकारी संस्थान थे उस पर उन्होंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। और उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति, या फिर इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को हम लोग बोलते हैं फरवरी क्रांति। अब इसी में बच्चे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1917 ईस्वी की जो दूसरी क्रांति हुई, या सिंपल अगर पूछ दे कि 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसमें आंसर देंगे हम लोग अक्टूबर क्रांति। तो क्वेश्चन कभी कभी बारीकी से पूछा जाता है, तो आपको भी उसके लिए स्मार्ट बन के रहना है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि चेका क्या है। क्या है बालक? चेका क्या है? चेका एक प्रकार का पुलिस दस्ता है। याद रखिएगा बच्चों, चेका क्या है? तो चेका एक प्रकार का क्या है जी? पुलिस दस्ता है, समझे? जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, भारत में सेना का अलग अलग रेजिमेंट बना कर रखे हैं, गोरखा रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट, समझे? बहुत सारे अलग अलग रेजिमेंट हैं। तो इसी तरह से चेका जो है क्या है? पुलिस दस्ता था। ये क्या था? पुलिस दस्ता था। देखिए अगला सवाल है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है बालक? इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है उसको कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है जी? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात होगा कि आखिर इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक है रॉबर्ट ओवेन को क्यों कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि रॉबर्ट ओवेन एक ब्रिटिश उद्योगपति था, समझ लीजिए। और उद्योगपति होने के बावजूद भी उसका मानना था कि जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, यानी जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं, उसका सबसे अधिक शोषण अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो वो फैक्ट्रियों के मालिक के द्वारा किया जाता है। अब जरा सोचिए, स्वयं एक फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े बड़े इनके पास इंडस्ट्रीज है, और इनका मानना था कि अगर श्रमिक वर्गों का सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसका शोषण अगर कहीं हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है जी? वो फैक्ट्रियों के मालिक के द्वारा किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट ओवेन को हम लोग इंग्लैंड का समाजवाद क्या कहते हैं? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहते हैं। यानी ये मानता था कि गुनाह जो हो रहा है समाज में, जो मजदूर एवं श्रमिक वर्गों के साथ शोषण हो रहा है, वो शोषण हम जैसे ही लोगों के द्वारा किया जाता है, समझे? इतनी बोलने की हिम्मत जो है सब में होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि इंग्लैंड, यही सवाल रिपीट हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? अगर आप याद होगा तो सुबह सुबह आपको क्लास में हम बताए भी होंगे, वैसे तो ये सीनियर बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देंगे, कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद है ना? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का कौन था बालक? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का है चांसलर। क्या आपको याद होगा कि इन्हीं की अध्यक्षता में 1815 ईस्वी में बालक, कब? इन्हीं की अध्यक्षता में कब जी? 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में कब? 1815 ईस्वी में क्या किया गया कि एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन। आपको पता होगा इसके बारे में कहानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के डर से जब यूरोप के सभी राजा काफी अधिक भयभीत हो गए थे, उन्हें लगने लगा था कि अब नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किसी भी क्षण उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो अंततः नेपोलियन बोनापार्ट से बचने के लिए यूरोप के जितने भी राजा थे वो 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया था, और इस सम्मेलन का नाम रखा था वियना सम्मेलन। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? मेटरनिक। और मेटरनिक कौन था जी? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इनको अध्यक्ष मान करके यूरोप के जितने भी राजा थे आपस में एक हो गए थे। जब इसकी सूचना नेपोलियन बोनापार्ट को मिली थी तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो यूरोप छोड़ करके भाग गया था, और यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। उस युग को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालक ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? यानी जर्मनी जो लगभग बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और आपस में युद्ध लड़ने के चक्कर में उसका विकास नहीं हो रहा था, उसका फाइनली जो है एकीकरण किस युद्ध के बाद हो गया? तो उसका फाइनली एकीकरण हो गया था बालक सेडोवा युद्ध के बाद। याद रखिएगा कि सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हो गया था बच्चों। चलिए अगला सवाल है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हो गया? मतलब किसानों को जो एक गुलाम बनाकर रखा जा रहा था, इसकी समाप्ति जो है रूस में कब हो गई?
तो इसकी समाप्ति बच्चों हो गया था 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा कि रूस में कृषि दासता का जो अंत है वो हो गया था कब? 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक बुक का नाम है। जैसे कि हमारे भारत में भी बहुत सारे पुस्तक छपते हैं, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द हरिजन, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए थे, समझे ना। इसी तरह द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक प्रकार की पुस्तकें हैं, और ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं वो हैं द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं वो हैं फान बोई चाओ। याद रखिएगा इनके जो लेखक हैं कौन हैं? ये हैं फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं वो कौन है? फान बोई चाओ। इन्होंने इस किताब को लिख करके पूरे हिंद चीन के क्षेत्र में क्रांति का एक लहर पैदा कर दिया था। यानी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक राष्ट्रवादी किताब था। जब भी यहाँ के लोग इस किताब को पढ़ते थे तो उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो जाती थी, और वे आज़ाद होने की जो है प्रेरणा लेना शुरू कर देते थे। तो बच्चों याद रखना है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है जी? फान बोई चाओ हैं। चलिए 11वां सवाल लिखते हैं। कहता हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन था? आपको पता है ना कि हुआ हुआ एक प्रकार का धार्मिक, बौद्धिक और क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। इसमें इतना विरोध आदिवासी करते थे कि सीधा अपने शरीर में ही आग लगा करके इसका विरोध करते थे। आपको पता होगा ना कि आदिवासी को लगता था कि उनके धार्मिक जो है ना स्थिति के साथ बाहरी जो लोग हैं, बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, वो क्या करता है, उस पर मतलब उसका नुकसान पहुंचाता है। तो एक आंदोलन चला था, एक प्रकार का आदिवासी आंदोलन था जिसका नाम था हुआ हुआ आंदोलन, और इसके नेता थे विन फूशो। याद रखिएगा इसके नेता कौन थे जी? विन फूशो थे, समझे। और ये एक प्रकार का धार्मिक, क्रांतिकारी और क्या था? बौद्धिक आंदोलन था। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? आपको पता है ना, गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये आंदोलन चलाया गया था 1930 ईस्वी से। याद रखिएगा ये आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी के। और इस यात्रा का बालक नाम दिया गया था डांडी यात्रा। इस यात्रा का नाम क्या दिया गया था? डांडी यात्रा। आपको याद होगा कि इस यात्रा का नाम क्या दिया गया था बालक? डांडी यात्रा। और इस यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र का जो किनारा था डांडी, वहां तक यात्रा शुरू की गई थी। और इसमें लगभग 78 अनुयायी बालक जो है शामिल हुआ था, और उस 78 अनुयायी में कुछ अंग्रेज के भी लोग थे। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि इसमें एक वेब मिलर नाम का अंग्रेज अधिकारी भी था जो गांधी जी के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे, डांडी यात्रा कर रहे थे। और इस यात्रा के बाद गांधी जी लगातार 25 दिनों तक की यात्रा की, और फाइनली जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा तो समुद्र से पानी निकाला, उससे नमक बनाया, और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो नमक कानून था उसको भंग कर दिया। तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ? 1930 ईस्वी में। और इस यात्रा का नाम क्या था बालक? तो इस यात्रा का नाम था डांडी यात्रा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? सवाल है हमारा कि रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी को। रंपा विद्रोह कब हुआ था बालक? रंपा विद्रोह हुआ था 1918 ईस्वी को। चलिए कितना नंबर था? 13 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ नामे लिखल है साइमन कमीशन। नाम क्या लिखा जी? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। याद रखिएगा अपने ही नाम पर ये कमीशन लाए थे, इनका नाम था सर जॉन साइमन। चलिए अगला सवाल है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, आपको पता है ना कि तुर्की के जो खलीफा था उसको जब इंग्लैंड के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के जीतने के बाद उसको जब उसका पद से हटा दिया, तो विश्व के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्हें लगा कि अंग्रेज जो है उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया पूरे विश्व भर में, और उसी आंदोलन का प्रभाव जो है भारत में भी देखने को मिला। तो भारत में भी जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में इसके जो नेता थे, यही ना प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा जो है ना ये टाइपिंग में मिस्टेक्स रहता है, और या फिर ये पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बीच बीच में जो है ये शॉर्टेज हो रहा है। अगला दिन जो हम लोग पीडीएफ लेकर के आएंगे थोड़ा सा इसको
चेंज कर लेते हैं, समझे ना, ये वाला जो है PDF थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है, यानी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है। चलिए इस पे ध्यान नहीं देना, आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर से इसको समझते हैं। चलिए बालक, अब हमने बताया कि भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था। तो याद रखना है बालक, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता था अली बंधु। कौन था? अली बंधु। अली बंधु का मतलब क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना और उसके भाई, समझे, इसका नाम है अली बंधु, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो स्थापना हुआ था इन्हीं के द्वारा कराया गया था। चलिए बाद में आपको पता भी होगा खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर लिया था, समझे ना। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना इसकी हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका का एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है जी? सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। बार बार देख लीजिए, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी को, याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या क्या सीख गए? सबसे पहले गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? हरदयाल। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है बालक? सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो या स्थापना हुई 1913 ईस्वी को। तो बहुत सारा इससे सवाल है, आप आराम से उसको अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आप बालक एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको जनरल कंपटीशन में भी निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो जनरल कंपटीशन वाले भी छात्र हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए आपका बहुत सारे जनरल कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता उड़ीसा में जो 1914 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का नाम था खोड़ विद्रोह। इस विद्रोह का नाम क्या था? खोड़ विद्रोह। इस विद्रोह का नाम बालक था खोड़ विद्रोह। कहता इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? आपको पता है ना कि ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बालक हुई है इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से जो हुई है, तो आखिर सबसे पहले जो वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां पर किस चीज का इंडस्ट्रीज, किस चीज की फैक्ट्रियां जो है सबसे अधिक लगाई गई? तो याद रखिएगा कि वहां पर वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक लगाया गया। ये हो क्या रहा है यार बट, चलिए आज भर जो भी हो इसको हम लोग चेंज करेंगे, अगले दिन से इसका स्लाइड का जो है ना सिस्टम ही चेंज करके रख लेते हैं। अक्सर जो है ना अच्छा से पढ़ाते हैं, इसके बाद ये लोग डिस्टर्ब करता है, और ये सब हमारा जो टेक्नीशियन है उसकी गलतियां हैं, थोड़ा सा ध्यान उसको रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्या जी? भारत में जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। कहता इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब दिया गया? तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार दिया गया है 1918 ईस्वी में। कब दिया गया है बालक? दिया गया है 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार दिया गया है 1918 ईस्वी में, समझे। इससे पहले समझ सकते हैं कि यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता था। कहते हैं न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू की गई? तो ये लागू की गई है 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा कब लागू की गई है? 1948 ईस्वी को लागू की गई है। अब बहुत सारे दिमाग में न्यूनतम मजदूरी कानून है क्या? तो पहले क्या होता था कि जितने भी फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे उसको फैक्ट्री के मालिक के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, अधिक से अधिक काम करवाया जाता था, उसके बदले में उसको सही से मजदूरी नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से न्यूनतम मजदूरी कानून आया तो उसमें क्या हुआ कि एक फिक्स जो है ना अमाउंट तय किया गया कि इतना अमाउंट निश्चित रूप से मजदूरों को मिलनी चाहिए। तो उसी को हम लोग न्यूनतम मजदूरी कानून के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसको विकसित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एवेंजर हार्वर्ड। कौन थे? एवेंजर हार्वर्ड थे। कहता संयमता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया? तो ये चलाया गया था लंदन से। कहाँ से चलाया गया था? लंदन से। आपको लग रहा होगा हिंदी नाम है और ये अंग्रेज कैसे चलाएंगे, तो इसको चलाया गया था कहाँ से? लंदन से चलाया गया था। चलिए
अगला सवाल है कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्रों से बाहर ले जाकर के उससे जो है ना अत्यधिक मात्रा में काम करवाया जाता था? तो उसको हमारे बिहार का जो पश्चिमी एरिया है वहां से ले जाया जाता था। याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूर को हमारे बिहार के पश्चिमी एरिया से ले जाया जाता था और उसे जम करके काम करवाया जाता था। अगला सवाल है कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन, सवाल है ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। चलिए, कहता कागज का आविष्कार, आपको पता है ना कि जिसपे अभी हम लोग लिखते हैं, और ये बनता किससे है? तो ये बनता है पत्तियों से। इसका आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा, चीन ने किया था, समझे। और चीन ही वो पहला देश है जो कि कागजी मुद्रा भी छापा था, समझे ना। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया था बालक। देख रहे हैं, ये अपने मन का होता है, जहीं तहीं इसको जो है ना भागने का आदत बन गया। चलिए, अगला सवाल है कि संविधान की किस धारा का संबंध, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो अगर संविधान का जो धारा नंबर 21 है उसमें क्या दिया गया है? तो उसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता बतलाई गई। याद रखिएगा, उसमें बालक बताया गया है जीवन जीने की स्वतंत्रता को बतलाया गया है। अगला सवाल है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी दल बदल कानून है क्या? दल बदल कानून का मतलब होता है कि जैसे हमारे एरिया से कोई सांसद या विधायक चुन करके जाते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने, मान लीजिए कि जैसे अभी ही हमारे खगड़िया में चुनाव हुआ है, खगड़िया विधानसभा से अभी बबलू मंडल जी जो है ना विधायक बने हैं, और ये इनको तीर छाप से सिंबल मिला था और उससे ये विधायक बने। अगर इनको बीच में मन होगा कि नहीं हम तीर छाप से निकल करके बीजेपी में चले जाएं, या बीजेपी से निकल कर आरजेडी में चले जाएं, या कांग्रेस में चले जाएं, तो इसको एक कानून से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम होता है दल बदल कानून। तो ये दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो याद रखिएगा, सांसद और विधायक पर लागू होता है, सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगला सवाल है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बिल्कुल सही है। जो भी लोग कहे चार में से, उनका कहना बिल्कुल सही था कि जब तक हम लोग बिहार का विकास नहीं करेंगे तो हमारा पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता है। और ऐसा कहने वाले जो महान व्यक्ति थे उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, समझे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे और एक महान वैज्ञानिक रहे, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। और धर्म निरपेक्षता की क्या प्रकाष्ठा होती है, इनसे सीखा जा सकता है। ये मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा उदाहरण है APJ अब्दुल कलाम। चलिए, अगला सवाल है कि वर्तमान में नेपाल में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? अब इसका आंसर देने में थोड़ी सी हंसी आ रही है कि वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन अभी आपने देखा है कि नेपाल की क्या स्थिति है। वहाँ पर लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र है, तानाशाह है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों, एग्जाम में जब भी पूछे तो लोकतंत्र मारिए, समझे ना। चाहे कुछ भी हो, कागज पे वहाँ पर क्या चलता है? लोकतंत्र चलता है। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो देश के सभी नागरिकों को जो है वो समान क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, किसका अधिकार दिया गया? तो इसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, समझे। 19 में क्या दिया गया जी? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है कि योजना आयोग को भंग करके, पहले चलता था हमारे देश में योजना आयोग, क्या जी? योजना आयोग को भंग करके सरकार ने कौन सा आयोग लाया है? तो अभी जो चलता है योजना आयोग के बदले में हमारे देश में चलता है नीति आयोग। यानी हम लोग के देश में क्या क्या विकास करना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, कहाँ ओवरब्रिज बनाने हैं, कहाँ पुल बनाने हैं, कहाँ सड़कों का निर्माण करना है, कहाँ हॉस्पिटल खोलनी है, अस्पताल खोलनी है, इन सभी के लिए जो सरकार का एक आयोग है, जो एक कमिटी है, उसका नाम होता है नीति आयोग। उसका नाम है बालक नीति आयोग। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है बालक 1952 ईस्वी में। कब की गई है? 1952 ईस्वी में की गई। कहता किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, याद रखिएगा कौन सा बोलना, केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो अंग्रेजों को लौटा दी थी, समझे। आपको पता होगा कि गांधी जी 1915 ईस्वी में जब हमारे देश इंडिया लौटे थे, तो शुरू में वो गांधी जी क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ मिलकर के सहयोग आंदोलन चला रहे थे, और अंग्रेज जो है गांधी जी से खुश होकर के उनको एक उपाधि प्रदान की थी जिसका नाम था केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और
जब जो है जालियांवाला बाग हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, क्या जी? और जिसमें जनरल ओ डायर के द्वारा हमारे देश के लगभग हजारों राष्ट्रवादी व्यक्तियों को गोली मार करके हत्या कर दी थी और पूरे देश में इसकी निंदा हुई थी। जिसके बाद गांधी जी ने भी क्या किया, अपना केसर ए हिंद की जो उपाधि है ये लौटा दिया था। गांधी जी क्या किया था जी, अपना जो इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। इसको इन्होंने क्या कर दिया जी, लौटा दिया। देखिए इसका थेथरोलॉजी, ये छोटा हो गया, अब इसको जो है ना बड़ा होने में थोड़ा सा शर्म लग रहा है। चलिए हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना, ये अंग्रेज की तरह काम कर रहा है अभी, समझे? चलिए इसको हम लोग देख लिए, हम ऊपर कर रहे हैं ये नीचे जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कितनों डिस्टर्ब क्यों ना, हम लोग बिहारी हैं, जुगाड़ लगा ही लेते हैं। और बिहारी की कोई रास्ता रोक ले, इतनी ताकत तो समय में भी नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जितना डिस्टरबेंस करना है करने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। तो क्या सवाल था कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि रिटर्न कर दी थी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपने केसर हिंद उपाधि लौटा दी थी। बच्चों इस पे एक मूवी भी बना है, केसरी 2, समझे ना? आप शायद यही फिल्म का नाम है, अक्षय कुमार इनको बनाए हुए, इनको एक बार अवश्य देखिए। चलिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? आप सबको पता है कि 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में गांधी जी के जीवन का सबसे अंतिम आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजी में उसको बोलते थे डू एंड डाई। आप समझ गए होंगे कि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं करो या मरो। गांधी जी बोले थे करो या मरो, या तो अंग्रेजों को भगाओ या तो जीवन भर गुलामी करो। तो इसको नाम दिया था करो एंड मरो, करो या मरो। कहता है जालियांवाला बाग हत्या कांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आप बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि चूंकि जनरल और डायर उसके लिए दोषी थे, तो बहुत सारे लोग मानते हैं डायर कमेटी, लेकिन बिल्कुल गलत है। सरकार ने इसके लिए एक हंटर कमेटी की स्थापना की थी। और हंटर कमेटी क्या था, सीधे सीधे जो है ना नोट गिल्टी साबित कर दिया था, किसको? जनरल और डायर को। उनको लग रहा था कि एक मिलिट्री ऑपरेशन था, बहुत सारे आतंकवादी जो थे वहां पर जमा हुआ था और उसको रोकने के लिए हत्याकांड हुई, गोली चलानी पड़ी, समझे? तो ये सभी चल रहा था, क्योंकि जितने हंटर कमेटी में जितने भी लोग थे, कुछ एक को छोड़ करके बाकी सभी अंग्रेज थे, और उन्होंने रिपोर्ट फाइल कर दिया किसके पक्ष में? जनरल ओ डायर के पक्ष में। चलिए अगला सवाल हम लोगों का है कि चौरा चौरी कांड के बाद, क्या जी आपको पता होगा चौरा चौरी हत्याकांड, याद आ रहा है ना? हम आपको क्लास में बताए होंगे कि 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरा चौरी थाना स्थित जो है बहुत सारे लोग एक थाना को घेर करके शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। सभी आंदोलनकारियों की मांग थी कि जो चौरा चौरी थाना में जो थाना अध्यक्ष है उसको यहाँ से हटाया जाए। और लंबे दिनों तक लोग आंदोलन पर रहे और अंत में पुलिसकर्मियों ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब बताइए मुश्किल से 50-60 लोग होंगे थाना में, और बाहर में जो है ना लगभग हजारों की संख्या में आंदोलनकारी था, और शांतिपूर्वक वो धरना दे रहे थे, उस पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद आंदोलनकारी इतने भड़के कि जितने भी पुलिसकर्मी थे उसको पकड़ लिया, थाने में बंद कर दिया और पूरे थाने में आग लगा दी। और एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसमें लगभग 22 लोगों की हत्या हो गई थी। और जब गांधी जी को इस घटना का पता चला, क्योंकि गांधी जी पहले ही कहते कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक चलाएंगे, इतना शांतिपूर्वक चलाएंगे कि अगर अंग्रेज हमारे एक गाल पर मार देना करके तो हमको दूसरा गाल भी आगे कर देना, लेकिन अंग्रेज को रिटर्न होकर के जवाब नहीं देंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि 22 लोगों की हत्या होगी, थाने में बंद करके पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। तो गांधी जी ने बिना सोचे समझे अपना क्या किया जी, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए इन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अगला थोड़ा सा क्या होता है कि इस पे जो लिख रहे हैं ना, इसीलिए वो थोड़ा सा स्लो हो गया, उसको हम डिलीट करते जाना चाहिए। कहता झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आप थोड़ा सा बोलेंगे ज्यादा, इस पे कम लिखेंगे। आप सबको पता है कि बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले झारखंड भी, यहाँ तक कि उड़ीसा जो है वो भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ना झारखंड राज्य का गठन हुआ। इसका मतलब कि बिहार का ये हिस्सा था और 15 नवंबर के बाद ये एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम रखा गया झारखंड। कहता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये तो सबसे लोकप्रिय सवाल है, बहुत सारे लोग अभी वोट कर रहे हैं। तो उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, कमल का फूल है। अगर कांग्रेस का पूछ ले तो पंजा छाप है, अगर जेडीयू का पूछे तो तीर छाप है, अगर आरजेडी का पूछे तो लालटेन छाप है, अगर आम आदमी पार्टी का पूछे तो झाड़ू छाप है। समझे ना, बहुत सारी जो अलग अलग पार्टियां सबका अपना अपना चुनाव चिन्ह है। चलिए यहाँ पूछा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बताएंगे कमल का फूल। कहता गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। कब क्या था, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि अभी एक विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है और इनके अभी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो मोहन भागवत जी हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इनकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 ईस्वी में हुई थी। कहता किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग फटाक से आंसर मारते होंगे क्या जी, कर्पूरी ठाकुर, उनको या फिर कर्पूरी ठाकुर इसलिए मारते होंगे, उनको लगा कि चूंकि क्या है कि जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे। बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं वो कर्पूरी ठाकुर मार देते, बहुत के दिमाग में जगजीवन राम भी आता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। चूंकि यहाँ पर सरकार गठन की बात हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना सरकार गठन की बात हो रही है, तो जनता पार्टी के द्वारा जो पहली सरकार बनी थी वो किनके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। आप सब आजकल पटना में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गया, लेकिन हम लोगों के जमाने में जब हम पहली बार पटना गए थे ना बालक, तो वहां पर एक आकर्षक का जो केंद्र माना जाता था वो गोलघर माना जाता था। समझे, जब भी लोग पटना जाते थे तो निश्चित रूप से एक बार गोलघर पे चढ़कर उतर जाते थे। है कुछ नहीं, इधर से चढ़िए पैर दर्द करते रहेगा, उधर से उतर जाइए। लेकिन पटना का जो गोलघर है उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग देखते हैं, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1786 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। याद रखिएगा इसकी स्थापना किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा 1786 ईस्वी में किसका, गोलघर का निर्माण किया गया था। आप सोच रहे होंगे आखिर इतना बड़ा बनाया क्या था, तो अंग्रेज जो है ना इसको एक गोदाम बनाया था, यानी पूरे इस आसपास के एरिया से जितना भी किसानों का फसल सब लूटता था ना, तो वहां पर अंग्रेज क्या करता था, स्टोरेज करके रखता था। तो जिनको नहीं पता है तो बता दीजिए गोलघर क्या है। गोलघर एक गोदाम है, स्टोरेज रूम है, जहां पर किसान के लूटे हुए फसलों को अंग्रेज लोग जो है ना रखता था। कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया। आप बताइए, यहाँ लिखा है कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22। अब यहाँ 22 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे मार लीजिए कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें बच्चे 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। याद रखिएगा कितने, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। अगला सवाल है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे जल की अधिकता से भी तो बाढ़ आ सकती है, जैसे कि खगड़िया में आया था। समझे ना, नदी के तली में अवसाद अगर जमा हो गया, नदी का जो मुख्य स्रोत है अगर उसमें गाद जमा हो गया, अवसाद जमा हो गया, बालू जमा हो गया, तो उससे भी क्या होता है कि पानी का विस्तार जो है बांध की ओर जाएगा और उससे भी बाढ़ आ सकता है। वर्षा की अधिकता के भी कारण हो सकता है। तो यानी ये तीनों सही है, लेकिन तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए उपर्युक्त सभी। जब उपर्युक्त सभी नहीं दिया हुआ है तब आपको चूज करना होगा कि ए ज्यादा सही है कि बी सही है कि सी सही है। तो इस स्थिति में जो हमारा सी नंबर है ये सबसे ज्यादा सही है कि अत्यधिक वर्षा होने की वजह से बाढ़ आ सकता है। तो कभी कभी बच्चे कॉमन सेंस भी लगाया कीजिए, नहीं तो एग्जाम में नंबर कटेगा। तो चलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। कहता नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पन बिजली के लिए किया गया था, और ये है कहाँ पर, गुजरात और मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ये है कहाँ पे, गुजरात और मध्य प्रदेश में।
कहता गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? हमारे है ना, खगड़िया में भी है, मुंगेर में भी है, भागलपुर में, पटना में जो एक नदी बहती है गंगा नदी, तो ये आती कहाँ से है? बचपन में हम लोग भी सोच रहे हैं यहाँ भी मिल गया, वहाँ भी मिल गया, जहाँ जाते वहाँ मिल जा रहा, आखिर ये नदी आ कहाँ से रही है? तो याद रखिएगा ये नदी गंगोत्री से आ रही है। कहाँ से आ रही है? गंगोत्री से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है। अगला सवाल हम लोगों का है 49 नंबर, जो कि आप सबको पता होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का एकमात्र चिड़ियाघर जिसको हम लोग कहते हैं, वहां आप जाइएगा तो बोर्ड पे लिखा है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये है कहाँ? पटना में है, याद रखिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है जी? पटना में है। चलिए 50वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमारा 50वां नंबर सवाल है कि पीतल को किससे बनाया जाता है? तो पीतल का निर्माण बच्चों होता है तांबा और जस्ता से। किससे होता है जी? तांबा और जस्ता से। तो इस प्रकार बालक हम लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो डिस्कशन है वो समाप्त हुआ। अब देखिए अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि और भी आगे कराएं, लेकिन बालक और भी क्लास होते हैं, 12 का भी हम लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना होता है, ऑफलाइन क्लास भी पढ़ानी पड़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए हम धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। और सबसे ज़्यादा है क्या कि जो हमारा पीपीटी बनाता है, जो भी उनको थोड़ा सा बोलेंगे कि इसके फेरबदल कीजिए, थोड़ा सा ये पढ़ाने के समय में डिस्टर्ब भी करता है। तो चलिए आप सभी व्यक्ति बिना समय बिताते, मैंने बिना समय खराब किए हुए दूसरे विषय पे लग जाइए। अब कुछ देर के बाद हमारे साइंस के शिक्षक मिराज सर भी ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे, हमारे मैथ के टीचर अमित सर भी जो है मैथ का क्लास लेकर के आएंगे, सुधाकर सर इंग्लिश का क्लास लेकर के आएंगे। तो उन सबों के भी विषय पर आप लोग को ध्यान देना है। और बिना समय गंवाए हुए हम बोले हैं, अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।